हेलो स्टूडेंट्स। आज फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में ही आगे बात करेंगे। जो है आपका जो है पहले वीडियो में फिजिक्स के पार्ट फर्स्ट में हमने बात करी थी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताई थी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अच्छी स्थिति निरक्षीय स्थिति में वैद्युत ध्रुव पर आरोपित बलागु हो गया था। गॉस थ्योरम की बात करी थी। गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन में एक अनंत लंबाई के तार इनफिनिट लेंथ के जो है वायर के कारण जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई थी, इंटेंसिटी। अब हम देखेंगे अनंत विस्तार की चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, यहीं से आगे देखिएगा, यहाँ तक हो चुका था पिछले वीडियो में। तो अनंत विस्तार की चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? तो अनंत विस्तार की जो है जो चादर है, ठीक है, यदि इसको हम प्लस क्यू चार्ज देंगे तो ये चार्ज इस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कोई सरफेस पे। तो इसमें हम एक गॉसियन सरफेस लेंगे। गॉसियन सरफेस क्या है? जिसपे इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हर एक पॉइंट पे इक्वल हो, हर एक बिंदु पर बराबर हो। तो इसके परपेंडिकुलर एक हम सिलेंडर लेते हैं, बेलन लेते हैं, ठीक है, जो इसके लंबवत है। ये इस वाले इस पे प्लस चार्ज देंगे तो प्लस चार्ज ये इस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, एक समान रूप से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, एक समान रूप से वितरित है। चार्ज इस प्रकार से एक समान रूप से वितरित है। अब इस पे हम बात करते हैं, इसके सेंटर से एक पॉइंट यहाँ पे लेते हैं, एक स्मॉल एलिमेंट लेते हैं डी ए, छोटा सा वेव डी एल लेते हैं। अब इस वाले सरफेस पे यदि यहाँ पे देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, वैद्युत बल रेखाएं कैसे निकलेंगी। ये सरफेस जैसे है, इस पे वैद्युत बल रेखाएं इस तरह से ऐसे परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर ही सिलेंडर है। यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ये इस तरह से हो जाएगी ई। अब इस पे जो नॉर्मल ड्रा करेंगे, जो इसके क्षेत्रफल की दिशा को, एरिया वेक्टर जो होगा उसकी डायरेक्शन को शो करेगा, ये इस तरह से होगा यहाँ पर। तो एरिया वेक्टर और जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता और क्षेत्रफल के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? यहाँ पे जीरो आ जाएगा। ये जीरो हमारे पास हुआ। अब एक यहाँ पे तो ऐसे इस पॉइंट पे भी होगा। फिर इस वाले पॉइंट से यहाँ तक इसकी डिस्टेंस लेते हैं, जो पॉइंट ये हम कहते हैं ये पी पॉइंट है, यहाँ तक की डिस्टेंस की लेते हैं आर। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर। इसी तरह से इधर ये सरफेस होगी, इतने डिस्टेंस पे है। ये हमारे पास जो कर्व सरफेस है, इस पे कोई छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, छोटा सा वेव ले लेते हैं डी ए। अब इस पर यदि हम नॉर्मल ड्रा करेंगे तो ये नॉर्मल ऊपर की ओर होगा, ए वेक्टर। ठीक है, क्षेत्रफल सदिश ऊपर की ओर हो जाएगा। लेकिन जो हमारे पास वैद्युत बल रेखाओं की दिशा होगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, वो इसके परपेंडिकुलर इसी डायरेक्शन में होगी। यहाँ पर ये हमारे पास ई वेक्टर की डायरेक्शन आएगी। यहाँ पर ये एंगल देखेंगे कितना है, 90 डिग्री। यहाँ पर जो है कर्व सरफेस पे वक्र पृष्ठ पे एरिया वेक्टर और वैद्युत क्षेत्र के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। यदि ये एंगल 90 डिग्री है तो फाई इज इक्वल टू जानते हैं, फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा से थीटा हमारे पास 90 हो जाएगा। तो ई ए कॉस 90 क्या आ जाएगा? यहाँ पे फ्लक्स हमारे पास जीरो। ठीक है, यानी कि वक्र पृष्ठ पे, यहाँ पे वक्र पृष्ठ के लिए, इसके लिए वक्र पृष्ठ के लिए कर्व सरफेस, ठीक है, और कर्व सरफेस जो होगी, कर्व सरफेस के लिए फाई हमारे पास क्या आएगा, जीरो। अब हम देखते हैं यहाँ पे प्लेन सरफेस, समतल पृष्ठ के लिए, पृष्ठ के लिए, समतल पृष्ठ के लिए, समतल पृष्ठ यहाँ पर तो एक ये इस साइड, तो एक पृष्ठ के लिए देखते हैं, ठीक है, या समतल पृष्ठों के लिए। तो समतल पृष्ठों के जो फाई होगा वो फाई वन पहले वाले पर और दूसरे वाले पर, दोनों पर इक्वल होगा। जितना यहाँ पर आएगा उतना यहाँ पर आएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 फाई वन
ठीक है। अब ये फाइव वन कितना आएगा, तो फाइव वन इज इक्वल टू हमारे पास, तो हम फाइव वन की वैल्यू यहाँ पे निकाल लेते हैं कि फाइव वन कितना होगा। ठीक है, तो फाइव वन के लिए, हाँ फाइव वन के लिए हम कर लेते हैं पहले एक यहाँ पर छोटा सा पृष्ठ है डी ए, इससे हम जो है पथ बदल फ्लक्स निकालते हैं, डी ए से पथ बदल फ्लक्स। तो डी फाई ई, डी फाई या डी फाई वन इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा ई डी ए, जो यहाँ पर ई और डी ए एक ही डायरेक्शन में, तो ई डी ए हो गया। संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्लोज इंटीग्रल कर लेते थे, तो डी फाई वन हो जाएगा, डी फाई वन इज इक्वल टू ई क्लोज इंटीग्रल ई डी ए। ठीक है, ई डी ए, तो यहाँ से इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, फाइव वन, यहाँ से ई बाहर हो गया, डी ए का क्या हो जाएगा ए, है ना, ई बाहर हो गया, डी ए का इंटीग्रेशन वन है, ए के रिस्पेक्ट में होगा तो इसका ए आ जाना है, तो फाइव वन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास ई ए, यानी फाइव इज इक्वल टू हमारे पास आएगा टू, फाइव वन था, फाइव वन के प्लेस पे पुट कर लेंगे ई ए, तो टू ई ए हो गया, फाइव इज इक्वल टू क्या आया टू ई ए। गॉस थ्योरम से, बाई गॉस थ्योरम, गॉस प्रमेय से, गॉस प्रमेय से फाइव इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट को पुट कर देंगे, तो क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू टू ई ए। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा ई इज इक्वल टू हमको निकालना है, तो ई इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको अपान में भेज दो टू ए को, क्यू अपान टू एप्सिलॉन नॉट ए, क्यू अपान टू एप्सिलॉन नॉट ए। फिर देखो ये यदि इसको हम इस तरह से लिखते हैं, वन अपान टू एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान ए अलग कर लें, क्यू अपान ए जो होता है, क्यू अपान ए हमारे पास क्या होगा, क्यू को में इससे डिवाइड करें, इसे लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू होता था क्यू बाई एल, ये है लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो वैसे हमारे पास होता है एक सिग्मा, ठीक है, हमारे पास होता है सिग्मा, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है, पृष्ठीय आवेश घनत्व, ये होता है क्यू अपान ए। ठीक है, सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है क्यू अपान ए, तो क्यू बाई ए को हटा के यहाँ पे सिग्मा पुट कर लेंगे, सिग्मा इंटू वन हमारे पास आ जाएगा सिग्मा अपान टू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इंटेंसिटी जो यहाँ पर आएगी, वैद्युत क्षेत्रफलता जो आएगी, उसकी वैल्यू हो जाएगी ई इज इक्वल टू सिग्मा अपान टू एप्सिलॉन नॉट, ई इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपान टू एप्सिलॉन नॉट। बात सुनाई, ई इज इक्वल टू सिग्मा अपान टू एप्सिलॉन नॉट। देखो ये हमारे पास सरफेस है, ठीक है, ये प्लेन सीट है, एक अनंत विस्तार की चादर है, हमने इस तरह से ऐसे बना दिया, मतलब इसकी लंबाई आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसके लंबवत एक हमने गॉसियन प्रेस ले लिया, गॉसियन प्रेस जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता बराबर हो, तो इस वाले पर यहाँ पर ये बेलनाकार लेंगे, तो इस सरफेस पे जैसे यहाँ से वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, ये कोई प्लेन सीट हो जाए हमारे पास। देखिए ये सीट है, इस तरह से ये ऐसे सीट है, अब इसके परपेंडिकुलर ऐसे लिया, तो इतनी सरफेस पे डिस्टेंस इधर भी इतने रहे, इधर भी इतने रहे, तो इक्वल डिस्टेंस पे बराबर दूरी पर वैद्युत क्षेत्रफलता क्या आनी, बराबर आनी। ठीक है, तो इक्वल आएगी, तो ये वाले सरफेस, ये इस वाले सरफेस पे वैद्युत क्षेत्रफलता, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों पर क्या होगी, इक्वल होगी। यहाँ पे इस पे और इस पे इक्वल होगी। कर्व वाले पर क्या होगा, तो कर्व वाले सरफेस पे हम देखेंगे यहाँ पर एरिया वेक्टर और इंटेंसिटी वैद्युत बल रेखाएं से बाहर निकल रही होंगी परपेंडिकुलर, ये एरिया, ये इंटेंसिटी जो है वैद्युत क्षेत्रफलता और एरिया वेक्टर 90 डिग्री पर है, तो वक्र पृष्ठ के लिए वैद्युत क्षेत्रफलता, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आएगा, जीरो। ठीक है, फिर बची हमारे पास प्लेन सरफेस, प्लेन सरफेस के लिए, समतल पृष्ठ के लिए, समतल पृष्ठों के लिए फाई क्या होगा, होगा। ठीक है, तो फाइव इक्वल टू फाइव वन, क्योंकि डिस्टेंस इक्वल है वही सरफेस से, तो ये पी पॉइंट है, एक यहाँ पे इसको कर लेते हैं, ये पी डैश है। ठीक है, तो ये पॉइंट एक होगा और ये हमारे पास है पी डैश। ठीक है, यहाँ पर ई और ये डी ए एक ही डायरेक्शन में होंगे, यहाँ भी जितना यहाँ आएगा उतना यहाँ है, दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो फाइव वन प्लस फाइव टू इक्वल होंगे, तो हम फाइव के फाइव वन यहाँ पर इसके प्लेस पे
टू फाइव वन, फाइव वन प्लस फाइव टू, फाइव टू के प्लेस पे भी फाइव वन रख लेंगे तो आ जाएगा टू फाइव वन। अब यहाँ से छोटे से पृष्ठ के लिए मैथड फ्लक्स निकालें तो डी फाइव इक्वल टू ई टू डी ए होता है अल्प पृष्ठ के लिए, ठीक है, स्मॉल एलिमेंट के लिए सरफेस की ई टू डी ए होगा। अब इसका क्लोज इंटीग्रल कर लेंगे, ये संपूर्ण पृष्ठ के लिए होगा, ये होता है अल्प पृष्ठ के लिए, ये किसके लिए है, अल्प पृष्ठ के लिए, ठीक है, ये हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ के लिए, ये हमारे पास हुआ किसके लिए, संपूर्ण पृष्ठ के लिए, किसके लिए हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ के लिए, ठीक है। क्लोज इंटीग्रल डी फाइव वन, क्लोज इंटीग्रल ई डी ए, ई बाहर रहेगा, डी ए का ए आ जाएगा, वन के रिस्पेक्ट में होगा, ए का ए हो गया, फाइव वन का फाइव वन आ गया, फाइव वन इक्वल टू ई ए, गॉस थ्योरम लगा देंगे, ई ए फाइव वन की वैल्यू ई ए तो यहाँ से फाइव इक्वल टू टू फाइव वन, फाइव वन की वैल्यू ई ए तो फाइव इक्वल टू टू ई ए बाई गॉस थ्योरम, फाइव इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, फाइव के प्लेस पे क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट कर लिए टू ई ए, तो ई इक्वल टू आ जाएगा क्योंकि अपान में आएगा टू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इसके अपान में हो जाएगा तो यहाँ से वैल्यू इसकी रख देंगे, क्यू अपान ए को हम अलग कर लेंगे, क्यू अपान ए किसके इक्वल होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी के, क्यू अपान ए किसके इक्वल होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी के, ठीक है, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए, तो क्यू बाई ए के प्लेस पे सिग्मा रख लेना तो यह जाएगा सिग्मा पान टू एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा पान टू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो गॉस थ्योरम में बस यही है। अच्छा एक छोटा सा इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं, और एक जो है हमारे पास दो सीट रहे, ठीक है, हमारे पास कोई दो सीट हैं, पैरेलल सीट रखी एक दूसरे से, पैरेलल सीट हैं और एक पे जो है चार्ज प्लस है, दूसरे पर उतना ही चार्ज है, बस नेगेटिव चार्ज है, चार्ज कैसा है, नेगेटिव चार्ज है, दोनों का एरिया इक्वल है, दोनों के जो है एरिया, दोनों के क्षेत्रफल बराबर है, जानते हैं सिग्मा इज इक्वल टू हमारे पास मामला है क्यू अपान ए, या दोनों पर चार्ज इक्वल, दोनों के एरिया इक्वल हैं, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी भी क्या आएगी, इक्वल आएगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, इक्वल होगी। तो यहाँ पर बस ये पॉजिटिव रहेगा तो ये प्लस सिग्मा है, इसका हो जाएगा हमारे पास माइनस सिग्मा, प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा, ठीक है, ये हमारे पास एक पे प्लस सिग्मा हो जाएगी, दूसरे पर माइनस सिग्मा हो जाएगी। अब यदि हम इसके अंदर और बाहर देखते हैं, हमको अंदर देख लेना, बाहर तो नहीं, अंदर देखिए कोई पॉइंट हमारे पास यहाँ पर ये पॉइंट है, तो हम जानते हैं जो प्लस चार्ज रहता है उससे इंटेंसिटी रहती है दूर, ठीक है, ये इंटेंसिटी हो गई E1, माइनस चार्ज के कारण माइनस की ओर ही होती है, तो इससे भी यहाँ पे इंटेंसिटी हो गई E2। हमने पढ़ा एक सीट यदि रहे, अभी इसके पहले हमने पढ़ा कि एक सीट है, प्लेन सीट है, तो उससे जो इंटेंसिटी आती है इज इक्वल टू होता है सिग्मा पान टू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो जो यहाँ पर E1 आएगी, E1 इज इक्वल टू सिग्मा पान टू एप्सिलॉन नॉट, E2 की वैल्यू, E2 भी होगा सिग्मा पान टू एप्सिलॉन नॉट, E1 क्या है, प्लस चार्ज के कारण जो है वैद्युत क्षेत्र जो आएगी E1, माइनस के कारण माइनस की ओर होगी, तो प्लस माइनस का यूज इसमें हो गया ऑलरेडी, प्लस माइनस का यूज हमने ऑलरेडी इसमें कर लिया, कैसे, क्योंकि ये प्लस बता रहा है कि टूर होगी और माइनस के कारण माइनस की ओर होगी, तो प्लस माइनस यहाँ पे नहीं रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो रिजल्टेंट हमारे पास तीव्रता आएगी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी, परिणामी वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, ठीक है, परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता, तो E इज इक्वल टू, दोनों की डायरेक्शन एक ही है, दोनों को क्या करना है, ऐड कर देना, डायरेक्शन एक ही है तो दोनों को हम ऐड कर देंगे, E1 की वैल्यू सिग्मा अपान टू एप्सिलॉन नॉट प्लस E2 की वैल्यू भी सिग्मा अपान क्या है, टू एप्सिलॉन नॉट, तो यह जाएगा टू सिग्मा अपान टू एप्सिलॉन नॉट, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या आ गया, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। प्लेटों के अंदर जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता होती है वो होती है सिग्मा अपान टू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अच्छा बाहर यही पॉइंट हो, ये P पॉइंट यहाँ पर, बाहर हम कोई पॉइंट लेते हैं P डैश है, बाहर कौन सा पॉइंट है, P डैश है, तो बाहर P डैश पॉइंट है तो प्लस से देखो, पहले प्लस से होगी ये दूर, ये E1 हो गई,
माइनस के कारण माइनस की ओर होगी, ठीक है। यहाँ पे तीव्रता क्या हो गई E2, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो कैंसिल होकर के यहाँ पे जो रिजल्टेंट आएगा क्या आ जाएगा, 0। एक दूसरे से कैंसिल, दोनों इक्वल आएंगी, E1 भी सिग्मा अपान। अब देखो एक चीज यहाँ समझना है, डिस्टेंस पे नहीं डिपेंड करती है कि डिस्टेंस कितनी है। डिस्टेंस जो यहाँ पे फॉर्मूला आया था डिस्टेंस में कहीं आया नहीं, तो ये नहीं कि यहाँ पर ये इससे दूर हो गया तो E1 E2 कम आएगा, E1 E2 कम नहीं आना है, ठीक है। जो वैल्यू E1 की होगी वही वैल्यू क्या होगी, E2 की होगी, दोनों ही वैल्यू इक्वल आएंगी, ठीक है। तो आगे इसका हम एप्लीकेशन यही देखेंगे कैपेसिटर में। तो आगे जो इंपॉर्टेंट आपका डेरिवेशन है वो है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ये संधारित्र से चैप्टर से रहेगा, कैपेसिटर से रहेगा। समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। अभी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनकी बात कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट जो डेरिवेशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उन पे बात चल रही है, तो पूरा डिटेल में नहीं करवा रहे हैं, कैसे हुआ, धारिता क्या है, सारी चीजें नहीं बता रहे हैं, ठीक है। उसके लिए आगे फिर देखा जाएगा। अभी हम इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या है, ठीक है। कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। समांतर प्लेट होता क्या, जिसमें दो प्लेटें अभी इसके पहले बनाए थे, दो प्लेटों को एक दूसरे के पैरेलल रखते हैं, ठीक है। एक को हम चार्ज देंगे, एक को हम प्लस क्यू चार्ज देते हैं तो इसकी सरफेस पे ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, एक समान रूप से इसकी सरफेस पे बट जाएगा। दूसरे पर इंडक्शन के कारण, प्रेरण के कारण इतना ही माइनस चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर उतना ही क्या जाएगा, माइनस चार्ज आएगा। इन दोनों प्लेट के बीच की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल डी है, ठीक है। दोनों प्लेटों के बीच डिस्टेंस क्या है, स्मॉल डी है। तो आपको बताना है इसकी कैपेसिटेंस क्या होगी, धारिता क्या होगी, इसकी धारिता कितनी आएगी। तो जानते हैं C इज इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू Q अपान V, ठीक है। B क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं यहाँ पे प्लेटों के अंदर जो है एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें तो E इज इक्वल टू प्लेटों के अंदर, कहाँ पे, प्लेटों के अंदर, प्लेटों के अंदर। तो प्लेटों के अंदर E बराबर हमारे पास फॉर्मूला भी आया था, दो प्लेटें एक पर प्लस चार्ज दूसरे पर उतने माइनस चार्ज है, तो इनके बीच जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता होती है वो सिग्मा अपान क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट होती है। सिग्मा अपान क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट होती है। अब जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और पोटेंशियल डिफरेंस में रिलेशन होता है, E इज इक्वल टू होता है V बाई डी, E इज इक्वल टू क्या होता है, V बाई डी। तो V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, ई डी, बस भाई। तो ई डी, ई की वैल्यू कितनी हमारे पास, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ई की वैल्यू तो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट इनटू टी, यहाँ पे रख देंगे। अब इसमें आ जाइए, C इज इक्वल टू हमको निकालना है Q अपान V की वैल्यू आई सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट इनटू डी, ठीक है। C इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा Q अपान सिग्मा, सिग्मा इक्वल टू होता है Q बाई ए, सिग्मा को हटा दो, यहाँ से रिप्लेस करो, सिग्मा इज इक्वल टू लिखो Q अपान ए एप्सिलॉन नॉट टू हमारे पास ऊपर रहा डी, Q से Q कैंसिल हो गया, एप्सिलॉन नॉट ये ऊपर आ जाएगा, तो C इज इक्वल टू आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपान क्या हो जाएगा, डी। फॉर्मूला बनेगा C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी, C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी। अब यदि इसी फॉर्मूले में मान लें ये प्लेटों के बीच, ये प्लेटों के बीच, ये प्लेटों के बीच कैपिटल के प्रावैतांक का माध्यम हो, ठीक है। कैपिटल के जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मीडियम इसके बीच में आ जाए तो C इज इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला बनना है K से मल्टीप्लाई कर देना है, तो K ए एप्सिलॉन नॉट या ए एप्सिलॉन के साथ ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, A K
एप्सिलॉन नॉट अपान क्या आ जाएगा, डी। सी इज इक्वल टू आ जाएगा ए के एप्सिलॉन नॉट अपान डी हो जाएगा। ठीक है, ये धारिता होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन ये आपका है। ठीक है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन ये आपका है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। करना क्या है, ये समांतर प्लेट संधारित्र है। ठीक है, इसको आप अर्थ से कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर एक प्लेट ये है, इसको कर लो ये एक्स प्लेट है, ये वाई प्लेट है। एक्स वाई दो प्लेटें हैं जो एक दूसरे के पैरेलल रखी, जिनके बीच की डिस्टेंस क्या है, स्मॉल डी है। यदि एक्स प्लेट को प्लस क्यू चार्ज देंगे तो इसकी सरफेस यूनिफॉर्म जो है एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। प्रेरण के कारण दूसरे पर क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। दो प्लेटें यदि एक प्लस उतने चार्ज दूसरे पर उतने माइनस चार्ज, दोनों का क्षेत्रफल इक्वल है, क्षेत्रफल बराबर है। तो अभी इसके पहले देखिए इज इक्वल टू सिग्मा पान क्या आया था, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्रवृत्ता इज इक्वल टू सिग्मा पान एप्सिलॉन नॉट। तो इज इक्वल टू आ जाएगा वी बाई डी। ठीक है, इज इक्वल टू वी बाई डी वैद्युत क्षेत्रवृत्ता और विभव प्रवणता ये वी अपान डी भी होता है, इसमें रिलेशन होता है। तो वी इज इक्वल टू ई डी, ई की वैल्यू सिग्मा पान एप्सिलॉन नॉट इनटू डी। ठीक है, वी की वैल्यू यहाँ पे संधारित्र की धारिता क्या हो, ठीक है, संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता, तो संधारित्र की धारिता C इज इक्वल टू होता है क्यू अपान वी। वी की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट इनटू डी। इज इक्वल टू होता है क्यू अपान ए, तो सिग्मा के प्लेस पे रख दिए क्यू अपान ए। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट डी, क्यू से क्यू कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट ऊपर आया, एप्सिलॉन नॉट अपान डी। ठीक है, तो इसके आगे माध्यम का प्लेटों के बीच के परावर्तांक का माध्यम हो तो C इक्वल टू होता है ए के एप्सिलॉन नॉट अपान डी। अच्छा, ये पता है एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो तो फिक्स होती है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट को ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू को हटा दें तो C प्रोपोर्शनल होगा ए के अपान डी। तो ये पूछ लेते हैं वैद्युत क्षेत्र की जो ये समांतर पे संधारित्र की जो धारिता है, जो कैपेसिटेंस है, वो किन किन बातों पर निर्भर करती है, किस पर डिपेंड करेगी। तो जो हमारे पास एरिया होगा प्लेटों का उसके प्रोपोर्शनल होगी, अनुक्रमपाती होगी, और परावर्तांक के अनुक्रमपाती होगी। प्लेटों के बीच की दूरी की क्या होगी, व्युत्क्रमपाती होगी। ठीक है, ये बातें यहां से लिख सकते हो। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इन्हीं प्लेटों के बीच, ये प्लेटों के बीच आंशिक रूप से, ठीक है, पार्सली जो है मीडियम को, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के मीडियम को इसमें फील्ड कर देते हैं पार्सली। ठीक है, यानी आंशिक रूप से, पूरे पार्ट में नहीं है। मान लो इतने से पार्ट में ये दो प्लेटें हैं, अब कुछ पार्ट में ये कि हमने पट्टी रख दी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, परावर्तांक की टी मोटाई की हमने पट्टी यहाँ पर रख दी है। इसकी मोटाई कितनी है, टी है, तो टी मोटाई की यहाँ पर हमने पट्टी रख दिया। ठीक है, अब इसमें इसको प्लस क्यू चार्ज दिया जाएगा तो इसकी सरफेस पे ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यहाँ पर क्या जाएगा, माइनस माइनस चार्ज आ जाएगा। ठीक, इसको अर्थ से कनेक्ट कर सकते हो। अर्थ से कनेक्ट करने से बस इतना होता है कि जो इसकी सरफेस पे, आउटर वाली सरफेस, बाहर वाली सरफेस पे जो प्लस चार्ज आएगा वो पृथ्वी में चला जाएगा। ठीक है, तो इसलिए सरफेस को, इसको अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं, आउटर वाली सरफेस को। अब इसमें हम देखेंगे जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, एक तो यहाँ पर होगा पोटेंशियल, बाहर ये एयर है, ये के परावर्तांक का, के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मीडियम है। तो दो जगहों पर हमारे पास पोटेंशियल आना है, एक इसके अंदर और एक इसके बाहर एयर में। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि बाहर क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ई, वहां पर कोई मीडियम नहीं, तो फॉर्मूला था सिग्मा पान क्या होगी, एप्सिलॉन नॉट होगी। ठीक है,
यदि ये पूरी इनके बीच की डिस्टेंस d है, दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस d है, तो कितने जो है पार्ट में हमारे पास एयर है, तो d से t में ये हमारे पास सीट है, तो d से t माइनस कर दो, d माइनस t में क्या है हमारे पास सीट नहीं है, तो यहाँ से यदि v निकालना हो तो v इक्वल टू ई इंटू, ठीक है इसको हम कर लेते हैं ये E1 है, तो V1 निकालेंगे E1 इंटू कितने में, ये इसकी डिस्टेंस कितनी, तो d माइनस t में हमारे पास ये एयर है, तो यहाँ पर V1 आ जाएगा, E1 की वैल्यू कितनी सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट d माइनस t, ठीक है। इसी तरह हम E2 निकालते हैं, E2 हमारे पास से ये वायु में प्लेटों के अंदर वायु में वैद्युत क्षेत्र, प्लेटों के अंदर ही बात हो रही है, वायु में वैद्युत क्षेत्र ये है सीट के अंदर, ठीक है, परावैद्युत पट्टी के अंदर, परावैद्युत पट्टी के अंदर, तो परावैद्युत पट्टी के अंदर हमारे पास हो जाएगा परावैद्युत पट्टी के अंदर, तो परावैद्युत पट्टी के अंदर क्या होगा, तो E2 बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट ही होगा, डिफरेंस क्या इसका परावैद्युतांक है, तो k से यहाँ पर मल्टीप्लाई देना, k एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब V2 निकालना हो, यदि V2 इज इक्वल टू E2 इंटू कितनी डिस्टेंस में ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो t डिस्टेंस में है, तो E2 इंटू क्या हो जाएगा t, E2 की वैल्यू यहाँ पे E2 की वैल्यू पुट कर दो, तो V2 इज इक्वल टू आ गया हमारे पास E2 की वैल्यू सिग्मा पान के एप्सिलॉन नॉट इंटू, ठीक है t, ये हो गया सिग्मा t अपान के एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे परिणामी निकाल लेंगे कितना, वैद्युत विभवांतर है, हो जाएगा V1 प्लस V2, V1 की वैल्यू कितनी, V1 की वैल्यू आई थी सिग्मा पान के उसमें था नहीं एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, t माइनस टी प्लस V2 की वैल्यू सिग्मा t अपान के एप्सिलॉन नॉट, देख लीजिए ये सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट d माइनस टी, ठीक है। इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं, दोनों में कॉमन क्या है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लो, तो ये बचेगा d माइनस टी प्लस t अपान के, देखें ये हमारे पास v इक्वल टू आया। अच्छा सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, q अपान ए, q अपान ए रख लो, q अपान ए d माइनस टी प्लस t अपान के। अब यहां से हमको c की वैल्यू बताना, धारिता क्या होगी, c इज इक्वल टू होता है q अपान v, ठीक है, q अपान v की वैल्यू ये है, तो q अपान v की वैल्यू हमारे पास आई q अपान ए एप्सिलॉन नॉट d माइनस टी प्लस t अपान के, यहाँ से जाएगा q से q कैंसिल हो गया, तो एप्सिलॉन नॉट ऊपर आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट को ऊपर कर दो, तो ये हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपान टी माइनस टी प्लस टी अपान के, टी अपान के, तो एक ये हमारे पास डेरिवेशन पूरा आ जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से देख लो, करना क्या है इसमें, ये हमारे पास अब पूरे में नहीं है, आंशिक रूप से है, ये प्लेटें के बीच आंशिक रूप से टी मोटाई की एक प्लेट रख दी जिसका परावर्तन क्या है, के है, बाकी स्पेस खाली है। इस एक चीज ध्यान देंगे, जितना एरिया इसका उतने एरिया इसका है, इसका और इसका एरिया बराबर है, जो प्लेटें उधर रखी हैं प्लेटों का एरिया और जो पट्टी बीच में रखी इसका क्षेत्रफल बराबर है। तो वायु में वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर दो जगह वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, ये एयर में इसमें और इस पट्टी के अंदर, तो एयर में वायु में वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो E1 इज इक्वल टू सिग्मा पान
एप्सिलॉन नॉट। V1 जो है होगा E इंटू होता है E इंटू टी, V इक्वल टू E इंटू टी, तो E1 इंटू टी माइनस टी दूरी में वायु है, ये पूरी TH में टी माइनस कर देंगे, टी माइनस टी की वैल्यू सिग्मा अपान का एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इंटू टी माइनस टी, ये आया V1। परावैद्युत पट्टी के अंदर क्या होगा, तो E2 इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट ही रहेगा, साथ में क्या आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि इसका परावैद्युतांक है, वायु में परावैद्युतांक नहीं, उसकी वैल्यू भी एक होती है, वहां नहीं रखना है। V2 इक्वल टू E2 इंटू टी कर देंगे, E2 की वैल्यू सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट इंटू टी, सिग्मा टी इंटू के एप्सिलॉन नॉट, ये V2 परिणामी कितना आ जाएगा वैद्युत विभवांतर, तो V इक्वल टू V1 प्लस V2, तो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट टी माइनस टी V1 की वैल्यू, V2 की वैल्यू सिग्मा टी अपान के एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट को कॉमन लिए, डी माइनस टी प्लस टी अपान के, सिग्मा की वैल्यू क्यू अपान है, तो क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपान के, ठीक है, C इक्वल टू क्यू बाई वी, V की वैल्यू जो आई यहाँ पुट कर दिए, क्यू क्यू कैंसिल हो गया, एप्सिलॉन नॉट ऊपर आ गया, ठीक है। चलिए इस पे न्यूमेरिकल भी पूछते हैं, दोनों ही फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल भी बनते हैं, तो इसमें बस दो ही डेरिवेशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगले चैप्टर में हम बात करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में रिलेशन पूछते हैं अनुगमन वेग, अनुगमन वेग व धारा में संबंध, अनुगमन वेग व धारा में संबंध, ठीक है, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। चलिए इसमें पहले समझते हैं अनुगमन वेग है क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है क्या। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज रेस्ट में रहता है, स्थिर रहता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी करंट तभी जनरेट होगी जब चार्ज मोशन में आएगा, फ्लो करेगा, ठीक है, लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटीज करेगा, उसी कांस्टेंट वेलोसिटी को अनुगमन वेग ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। होता क्या, मान लो ये एक कंडक्टर है, एक वायर है जिसकी लेंथ है L, इसकी लेंथ क्या है L, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, लेकिन उनमें कोई नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं है, फ्लो नहीं कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन उसी में अराउंड न्यूक्लियस के अराउंड ऐसे मोशन कर रहे हैं, लेकिन फ्लो नहीं, नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। यहाँ पर यदि पार्टिकल है तो अपने ही प्लेस पे इलेक्ट्रॉन ऐसे ये मोशन कर रहा होगा, ये आगे नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। अब होगा कि इसी कंडक्टर को, इसी चालक को एक एक्सटर्नल सोर्स, एक बाहर जो है किसी सोर्स से जोड़ दें, इसे बैटरी से जोड़ दें और इसको पोटेंशियल दे दें, यहाँ से इसके इंड्स पॉइंट पे, इनके जो है सिरों पर इस तार के पोटेंशियल जनरेट कर दें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा प्लस से माइनस की, और यहाँ पे ये बाहरी जो है एक्सटर्नल वैद्युत क्षेत्र आ गया प्लस से माइनस। अब क्या होगा, ये जो चार्ज है वैद्युत क्षेत्र पे, नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैद्युत क्षेत्र की अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ये विपरीत दिशा में लगेगा। ये ई इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, यहाँ पे फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई होगा। अब ये क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जाके अगले इलेक्ट्रॉन से जब मोशन होगा तो टकराएगा, ये दो जो है क्रमागत टक्कर होंगी, एक टक्कर के बाद जब दूसरी टक्कर होगी, कंसेक्युटिवली जो है दो टक्करें हमारे पास होंगी, तो उनमें जितनी ये डिस्टेंस कवर करेगा उसको कहते हैं माध्यमुख पथ, ठीक है, फ्री पाथ, मेन फ्री पाथ बोलते हैं, माध्यमुख पथ। और ये जिस एक कोलाइजन हो, एक टक्कर हो, उसके बाद दूसरी टक्कर हो, इसके बीच में जो टाइम लगता है इसको हम बोलते हैं श्रांतिकाल, ठीक है, इस टाइम को हम क्या बोलते हैं, श्रांतिकाल, श्रांतिकाल, रिलैक्सेशन टाइम, इसको क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम, श्रांतिकाल, ठीक है। दो क्रमागत टक्करों के बीच एक टक्कर होगी, उसके बाद दूसरी टक्कर हो, इसमें जो टाइम लगेगा उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम,
ये टेम्परेचर पे डिपेंड करे, टेम्परेचर बढ़ा दें टक्कर जल्दी से हो जाएगी, कोलाइजन जल्दी से होगी, जल्दी से टक्कर होने पर यानी ताप बढ़ाने पर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, ताप बढ़ाएंगे तो रिलैक्सेशन टाइम घट जाता है, इसको टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, घट जाता है। तो यहाँ पर समझिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी है क्या, टक्कर हुई उसके बाद इलेक्ट्रॉन एक नियत और कांस्टेंट वेलोसिटी चलेगा, ठीक है। अनुवेग में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक नियत और अतिसूक्ष्म, ठीक है, नियत कांस्टेंट, नियत और अतिसूक्ष्म वेग से चलता है, और अतिसूक्ष्म वेग से इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन नियत और अतिसूक्ष्म वेग से गति करता है। कब करता है ये, जब किसी जो है तार को, जब किसी तार को क्या करते हैं, किसी पोटेंशियल डिफरेंस से जोड़ देते हैं, किसी बैटरी से जोड़ देते हैं, बैटरी से उसके सिरों पर हम विभवांतर आरोपित कर देते हैं, तब ऐसा होता है। बैटरी से विभवांतर लगाने पर ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन रहेगा वो एक नियत और अतिसूक्ष्म वेग से गति करता है, इसी को क्या बोलते हैं, अनुगमन वेग बोलते हैं। अब ये जा रहा है, इस पे फोर्स जो लगेगा, इधर फोर्स अप्लाई होगा, तो F इज इक्वल टू हमारे पास होता है EQ, ठीक है। इस पे जो फोर्स लगना है F इज इक्वल टू क्या आएगा, EQ आएगा। अब ये पार्टिकल इधर जा रहा है, यदि L डिस्टेंस ये कवर करता है, इसमें एक हाँ एक चीज में लेकर चलना है, ये वायर है, वायर के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, इसमें बहुत सारे, एक इसके एकांक आयतन में ये मान के लेंगे कि तार के एकांक आयतन में, तार के किसमें, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है, ठीक है। तो संपूर्ण आयतन में, संपूर्ण आयतन, संपूर्ण आयतन होगा क्या इसका, तो संपूर्ण आयतन संपूर्ण आयतन, तो आयतन होता है क्षेत्रफल को, जो ये वाला एरिया है इसका, इस वाले एरिया को, इसका एरिया ए है, इसको L से मल्टीप्लाई कर दो तो AL संपूर्ण आयतन, संपूर्ण आयतन AL में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल लेते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। इसको बोल देते हैं N डैश, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये क्या है, N डैश, ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या N डैश। इलेक्ट्रॉनों की संख्या N डैश इक्वल टू, तो ये एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन संख्या स्मॉल n है, संपूर्ण आयतन में क्या होगी, तो n को ही AL से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इसके संपूर्ण आयतन में क्या हो गई, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई। अब चार्ज यहाँ से यहाँ तक आता है, तो इसको आने में कितना टाइम लगेगा, ये सिरे को मान ले A है और ये B है, तो इलेक्ट्रॉन को A से B तक, A से B तक आने में लगा समय, आने में लगा समय t इज इक्वल टू, तो आने में कितना समय लगेगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, यदि ये L है और ये किस वेग से चलेगा, तो अनुगमन वेग से चलेगा ये आगे, तो L अपान BD हो जाएगा। अब हमको निकालना है इसमें करंट क्या होगी, करंट के लिए जानते हैं फॉर्मूला I इज इक्वल टू होता है Q अपान T, ठीक है। I इज इक्वल टू Q की वैल्यू, Q बराबर जानते हैं होता है NE, तो संपूर्ण आयतन में इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है N डैश अपान क्या कर देंगे T, तो N डैश की वैल्यू क्या है, NaL इंटू E, ठीक है, इस मल्टीप्लाई अपान T की वैल्यू क्या है, L अपान VD, तो L से तो L कैंसिल हो गया, तो I इज इक्वल टू हमारे पास आ गया, I इज इक्वल टू आ जाएगा N, ठीक है, E रहा, A BD ऊपर आ जाएगा NEA
बी डी, ठीक है। आई इज इक्वल टू एन ई ए बी डी, आई इज इक्वल टू एन ई ए बी डी, ठीक है। क्या रिलेशन आएगा, आई इज इक्वल टू एन ई ए बी डी। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन पूछ लेते हैं इसमें। अब हम बात करेंगे इसी पर, जो है इसी के बेस पे अनुगमन वेग के आधार पर ही ओम के नियम की व्याख्या, ये भी इंपॉर्टेंट है। अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्याख्या, ठीक है। अनुगमन वेग के आधार पर इसकी व्याख्या करेंगे, ओम के नियम की व्याख्या। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, एक्सप्लेनेशन या डिराइव ओम्स लॉ बेसिस ऑन ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अनुगमन वेग के आधार पर, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्याख्या या ओम के नियम की उत्पत्ति, ओम के नियम की उत्पत्ति, ठीक है। डिराइव ओम्स लॉ basis on drift velocity, derive ओम्स लॉ बेसिस ऑन ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्याख्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। देखो हमारे पास ये वायर है, इस वायर को हम बैटरी से कनेक्ट कर दें, इसलिए इसको पोटेंशियल क्या मिलेगा, V। यहाँ पे इसकी लेंथ L है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो F फोर्स से इसकी अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे, ठीक है। फिर इस पे बात करें, F इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल, इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कितना लगेगा, इलेक्ट्रॉन पर आरोपित वैद्युत बल। पहले बात करते हैं वैद्युत बल। वैद्युत बल F इज इक्वल टू ई क्यू, ठीक है। ई क्यू इज इक्वल टू F अपान क्यू, तो F इज इक्वल टू ई क्यू। चार्ज जो होता है इलेक्ट्रॉन का वो E होता, तो यहाँ पे हम रखेंगे ई, ठीक है, E टू ई। ये हमारे पास इस पे बल है। अच्छा, इस पे ये चलेगा तो इस पे वैद्युत बल, इसके द्रव्यमान के कारण इसमें त्वरण आ जाए, इलेक्ट्रॉन पर आरोपित त्वरित बल, आरोपित त्वरित बल, ठीक है। त्वरित बल F इज इक्वल टू क्या होगा, ma। दोनों चलेंगे फोर्स से, ये वाला फोर्स यानी ma इक्वल टू हमारे पास होगा E टू E, ठीक है। तो जानते E इज इक्वल टू, ये भी होता है, ये इस पे पोटेंशियल डिफरेंस भी आएगा, इसकी लेंथ L है, तो E इज इक्वल टू क्या होता है, V बाई L, ठीक है। तो ma इक्वल टू आ जाएगा, E के प्लेस पे रख दो V, तो V बाई L टू E, V E अपान L। अच्छा, A इज इक्वल टू यहाँ से निकालें तो V E अपान क्या जाएगा, M L, तो V E अपान M L हो जाएगा, V E अपान M L, ठीक है। चलिए बस यही जो है आप लास्ट डेरिवेशन देख लें, A इज इक्वल टू V अपान M L। अब आगे इसमें समझिए, ये हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया, इसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। अब हम जानते हैं यदि गति की पहली समीकरण लगाएं, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, ए v है इसका वेग, तो v जो हमारे पास होगा लास्ट में, ये जब इस पे विभवांतर आरोपित करते हैं तो ये किस वेलोसिटी चलता, अनुगमन वेग से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। v इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, v2। u क्या है, यदि u हम इसके एवरेज की बात करें
इसकी बात करेंगे एवरेज की। तो प्रारंभ में जब इसका एवरेज वेलोसिटी जो रहती है, नेट डिस्प्लेसमेंट कोई आता नहीं इलेक्ट्रॉन में, तो एवरेज वेलोसिटी होती है 0। टी जो होगा, जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी चलने लगेगा तो उसमें जो टाइम लगता है उसी को हम बोलते हैं क्रांति काल। ठीक है, ये एवरेज टाइम होगा। टी रख लो इसमें, तो v के प्लेस पे वी डी इक्वल टू यू के प्लेस पे 0 ए इंटू टाउ। यहाँ से हम निकाल लेंगे ए की वैल्यू क्या होगी, तो ए इक्वल टू आ जाएगा वी डी अपान क्या हो जाएगा, वी डी अपान टाउ। बस भाई, ए इक्वल टू क्या आ गया, वी डी अपान टाउ। इसको समीकरण मान लेते हैं कि ये एक है। ठीक है, अब ये समीकरण एक से यहाँ लिखते हैं, समीकरण एक से, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में ए की वैल्यू रख दो, ए की वैल्यू आई वी डी अपान टाउ इक्वल टू वी ई अपान क्या गया, एम एल, वी अपान एम एल। फिर देखो वी डी अपान टाउ, अच्छा वी डी इक्वल टू यहाँ से हम लिखें, ये वी डी इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास वी डी इक्वल टू टाउ को उस साइड भेज दो, वी ई टाउ अपान एम एल। ये रिलेशन भी पूछ लेते हैं कि अनुगमन वेग, क्रांतिकाल या विभवांतर, अनुगमन वेग और विभवांतर में क्या रिलेशन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या रिलेशन होता है। तो जानते हैं आई इज इक्वल टू हमारे पास होता है, आई इज इक्वल टू होता है एन ई ए वी डी। ठीक है, इसको हम इक्वेशन मान लेते हैं सेकेंड। ठीक है, तो समीकरण दो जो हमारे पास इक्वेशन जो सेकेंड है उससे वी डी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, आई इज इक्वल टू एन ई ए। ठीक है, लेकिन समीकरण दो से, समीकरण दो से जो वी डी की वैल्यू आई है वो है वी ई टाउ अपान एम एल। ठीक है, तो यहाँ देखो वी ई टाउ अपान एम एल। ठीक है, अब हमको यहाँ से चाहिए v अपान आई की वैल्यू, आई को उस साइड पे, आई को बाकी सब वैल्यू इधर लेते हैं, तो जाएगा एम एल अपान एम एल, इधर आ गया, ये एन ई का मल्टीप्लाई ई स्क्वायर हो जाएगा, अपान में ये ए आ जाएगा। ठीक है, अपान में टाउ हो जाएगा, क्या जाएगा v अपान क्या हो जाएगा आई। ठीक है, अब समझो यहाँ से v अपान आई, v अपान आई जो है, v अपान आई का जो रेशियो आया, अब ये आया एम एल अपान एम एल अपान एन ई स्क्वायर ए टाउ। इसमें समझो ओम का नियम होता क्या था, इसमें बात करते हैं। ओम का नियम ये है कि किसी चालक की भौतिक अवस्था, लंबाई आती है उसमें, क्षेत्रफल ताप को ना बदले, लंबाई क्षेत्रफल ताप को ना बदले, एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, एन मुख्य इलेक्ट्रॉन संख्या है, ई चार्ज है, ये सब चीजें पहले से फिक्स है। लंबाई क्षेत्रफल को नहीं बदलेंगे, ताप नहीं बदलेंगे तो टाउ नहीं बदलेगा, ताप नहीं बदलेंगे तो क्या नहीं बदलेगा, टाउ, टाउ की वैल्यू नहीं चेंज होगी। लंबाई एरिया को पहले नहीं चेंज करना है, यानी ये पूरी वैल्यू जो हमारे पास आएगी, ये पूरी वैल्यू हमारे पास ए टाउ ये कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, यानी कि v अपान आई इक्वल टू क्या हो गया, कांस्टेंट, और इसी कांस्टेंट को हम क्या बोलते थे, आर। तो एम एल अपान जो ये आया है, ये v अपान आई इक्वल टू क्या है, आर है। यानी आर की वैल्यू क्या होती है, तो आर की वैल्यू जो है आर की वैल्यू एम एल अपान एन ई स्क्वायर टाउ होती है। ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, जल्दी से देख लेते हैं इसको कैसे क्या करना है। ये हमारे पास एक तार है, एल लंबाई का तार है, जिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई या पोटेंशियल डिफरेंस जो है v आरोपित करते हैं। इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा वो अनुगमन वेग से ड्रिफ्ट वेलोसिटी से इधर चलेगा, इलेक्ट्रॉन पर आरोपित वैद्युत बल F इक्वल टू ई क्यू। क्यू हमारे पास इलेक्ट्रॉन पे बात करें तो यहाँ पे ई रख देना है। इलेक्ट्रॉन पर त्वरित बल क्या होगा, त्वरित बल F इक्वल टू एम ए, फोर्स देंगे तो ये दोनों की वैल्यू इक्वल रख, ई इक्वल टू एम ए इक्वल टू ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी बाई एल। ठीक है,
यहाँ पे वैल्यू रख दो ई के प्लेस पे बी बाई एल, तो एम एज इक्वल टू बी बाई एल ई आ जाएगा। ए इज इक्वल टू यहाँ से निकाल लेंगे बी अपान एम एल, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब गति की लगा देंगे यहाँ पे पहली समीकरण, ठीक है। गति की प्रथम समीकरण से, गति की यह प्रथम समीकरण, प्रथम समीकरण से ये होता है v इक्वल टू यू प्लस 80। v में जो बाद की वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी, तो ये vt बन जाती है। ई यू एवरेज की बात करेंगे तो ये 0 होता है। टी टाउ हमारे पास रिलैक्सेशन टाइम, शांतिकाल होता है। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। जब इस वैल्यू को हम पुट करेंगे तो ये vt इक्वल टू 0 प्लस ए टाउ, एज इक्वल टू टाउ अपान में आ जाएगा vt अपान टाउ। समीकरण 1 से देख लेंगे, जहाँ पे ए था वहां पे वैल्यू रख देंगे vt अपान टाउ इज इक्वल टू v अपान ml। तो यहाँ से vt इज इक्वल टू निकालेंगे v टाउ अपान ml। ये भी पूछा जाता है, ठीक है। इसको पूछते हैं कि vt अनुगमन वेग विभवांतर में क्या रिलेशन होता है। फिर हम जानते हैं धारा और अनुगमन वेग में भी रिलेशन प्रूफ किए थे। i इज इक्वल टू, ये हमने प्रूफ किया था, i इज इक्वल टू एन ई ए vt होता है। तो यहाँ पे vt की जो वैल्यू आई समीकरण 2 से, वो यहाँ पर पुट कर दिए v टाउ अपान ml। तो यहाँ से v अपान आई निकालते, आई को साइड भेजे, बाकी सारी वैल्यू इधर लाते हैं, तो ml इधर पूरे में आ जाएगा ऊपर, और एन ई स्क्वायर ए टाउ ये अपान में आ जाएगा। यदि हम ताप, यहाँ पर ओम की जो कंडीशन, ठीक है, ये वाली लिखेंगे, ओम ओम के नियम की शर्तों से, ठीक है, ओम के नियम की शर्तों से। ओम के नियम की शर्त क्या रहती है, तो उसके जो है भौतिक अवस्था, लंबाई, क्षेत्रफल, ताप में कोई परिवर्तन ना करें, तो बी और आई का अनुपात नेतांक होता। तो जब हम लंबाई को नहीं बदलेंगे, क्षेत्रफल को नहीं बदलेंगे, ताप को नहीं बदलेंगे, टाउ नहीं बदलेगा, तीन चीजें नहीं बदलेंगी। ये जो बदल सकती थी, एम पहले से इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान नहीं बदलने वाला है, इलेक्ट्रॉनों संख्या ताप पे निर्भर करेगी, ये भी नहीं बदलेगी, मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या ये भी नहीं बदलेगा, ये कांस्टेंट हो गया। तो बी अपान आई क्या गया, कांस्टेंट। बस यही ओम का नियम, ठीक है, यही क्या है, यही ओम का नियम, यही ओम का नियम है। तो आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है किरचॉफ लॉ, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, यानी वैद्युत परिपथ, वैद्युत परिपथ इलेक्ट्रिक सर्किट की बात होगी नेक्स्ट वाले वीडियो में। तो इस वीडियो में यहीं तक, जितने हमने बताया ये सारे जो है डेरिवेशन आप सावधानी पूर्वक देखें, ठीक है। एक बार ना समझ में, दो बार हमने रिपीट कर दिया, आप 2-3 बार वीडियो देखें, बढ़िया से इनको तैयार कर लेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट और मैग्नेटिज्म, ठीक है। थैंक यू।